वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के अपने नए लेक्चर के अंदर। और आज का हमारा लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा और कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन और साथ साथ उसके इन्हीं के अंदर मैं कवर अप कर रहा हूं हायर लेवल तक, आईआईटी तक, नीट तक। जो मेंस की बात आप करते हो, नीट के क्वेश्चंस की बात आप करते हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन नीट के अंदर आने लगे हैं। इसलिए तो सभी क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं, इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको नोट्स हो गए या कोई और जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक्स में। जो बातें करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारा कोर कंसेप्ट होगा प्रत्येक टॉपिक के बारे में जो हर बार हम करते आए हैं। एनसीईआरटी कवर्ड होगा आज भी। आपके जो कंप्लीट लेक्चर होगा उसके लास्ट में आपको सरप्राइज मिलेगा और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी कवर्ड की। पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमेशा साथ साथ आपको मैं बताता हूं, और बेसिक टू एडवांस चलेगा ताकि सभी बच्चों को इजीली समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से उठाकर उसको कर देंगे। जो बच्चा बिल्कुल बिगनर है, जो बच्चा बिल्कुल नया है, उसको भी समझ आएगा, ये बात गारंटीड है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए पहला टॉपिक। और आज का टॉपिक होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ गोसिस थ्योरम। सबसे पहले टॉपिक्स है गोसिस थ्योरम, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ की हम बात करेंगे। तो वन बाय वन करके हम टॉपिक को करते रहेंगे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ गोसिस थ्योरम। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है क्यू, ये रहा। अब आपको पता है इसके चारों ओर एक स्पेस होगा जिस स्पेस के अंदर आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है डिफाइन कर सकते हो, और जिसके अंदर अगर दूसरा चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या फील करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। ये आपको बताया गया है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब क्या हुआ, यहां पे एक कंडीशन को पुट कर दिया गया। कंडीशन पुट कर दी कि जब आप किसी चार्ज को एनक्लोज्ड कर दो, जैसे हमने यहां पे सेंटर पे चार्ज लिया और इस चार्ज को एनक्लोज कर दिया किसी भी सरफेस के द्वारा, ठीक है, किसी भी सरफेस के द्वारा। तो अगर हम इस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल ले ले, किसका? जिस सरफेस के अंदर इस चार्ज को एनक्लोज किया है, क्यू चार्ज को इस सरफेस के अंदर एनक्लोज किया है। अगर क्यू चार्ज को इसके अंदर एनक्लोज किया है तो इसका मतलब इस क्यू चार्ज का अफेक्ट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट इस सर्कल में आप आसानी से देख सकते हो। यही तो बात है। गोसिस थ्योरम जो पीछे वाली बताई गई बातें हैं उन्हीं पे है, उन्हीं को उन्होंने एक्सप्लेन करके एक नया लॉज जो है क्रिएट कर दिया। ये आपको पहले से ही पता है कि जब किसी सेंटर में चार्ज बैठा हुआ है और उसके चारों ओर एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सकता है। यह बात ऑलरेडी आपको पता है। उसने इसी बात का फायदा उठाया। उसने कहा कि इस क्यू के चारों ओर एक स्पेस बन गया और इस स्पेस का अगर मैं सरफेस इंटीग्रल लूं, किसका? इसका। यानी कि सरफेस इंटीग्रल लूं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओवर अ क्लोज सरफेस। देखिए आपके सामने है क्लोज सरफेस, ये रहा आपके सामने क्लोज सरफेस। यानी कि हमने क्या किया, जिस सरफेस के अंदर ये चार्ज एनक्लोज्ड है उस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल ले लिया। जहां पे डीएस वर्ड लिखा मिले उसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। इसकी जगह डीएल होता तो लाइन इंटीग्रल और डीवी होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल। कह दिया कि जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन लगा दी, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ये जो पूरा लॉ बन के आ गया, ये कौन बन के आ गया? गॉसिस लॉ बन के आ गया। अब आपको पता है कि E इंटू एरिया ये किसके बराबर होता है? फ्लक्स के बराबर, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और मैंने आपसे पहली क्लास में भी कहा था कि फ्लक्स के बारे में फर्दर बातें गॉसिस लॉ में पढ़ेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान से देख सकते हो, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप ये बात समझिए, जब किसी चार्ज को हम प्लेस करते हैं तो उस चार्ज के चारों ओर एक क्या होता है? स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकते हैं। और वही डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की देखी थी पहले से पहले लेक्चर, यानी कि थर्ड लेक्चर में। अब गॉसिस ने इसका फायदा उठा लिया। कैसे फायदा उठा लिया? उसने कहा कि मैं एक चार्ज लेता हूं और उस चार्ज को किसी सरफेस से एनक्लोज कर देता हूं। जैसे ये सरफेस से एनक्लोज कर दिया तो उसने कर दिया। हालांकि हमें पहले से ही पता है इसके चारों ओर का एक स्पेस ऑलरेडी होता है,
इसके चारों ओर एक स्पेस ऑलरेडी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सकता है। पर उसने कहा कि मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूं। अगर इस क्लोज सरफेस की फ्लक्स की बात करूं, इस चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस की फ्लक्स की बात करूं, तो वो किसके बराबर है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बस कंडीशन ये है कि यहां पे चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसी को इसने कहा, इसी को डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि इट स्टेट्स दैट, अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो इट स्टेट्स दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैंने क्या लिखा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। अब ये सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये सर्कल का साइन दिखाई दे रहा है, ये भी किसको डिनोट कर रहा है? क्लोज्ड सरफेस को डिनोट कर रहा है। इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो इसने क्या कहा? इसने टोटल चार्ज जो एनक्लोज्ड है उसकी बात की है। इसने किसकी बात की है? जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है उसकी बात। तो इसकी स्टेटमेंट का कहना है कि अगर आप किसी भी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में रखते हो तो उस चार्ज का सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। क्यों? क्योंकि ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन करेगा और एक सरफेस के अंदर बंद है, इसलिए हम इसको कहेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यही स्टेटमेंट है, ऊपर देख के लिखना है। अगर ये फार्मूला जिसको पता चल गया, जैसे मैंने आपको यहां समझाया है, तो उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं कि जी आप ये बातें कह कैसे रहे हो, हम इसका प्रूफ की बात करते हैं। हम इसके प्रूफ को लेते हैं कि इसका प्रूफ जो है वो कैसे होगा, उसके बारे में देखिए। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। देखिए, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो बिल्कुल छोटा सा इसका प्रूफ होता है और इंपॉर्टेंट प्रूफ है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के अंदर, और साथ साथ में एक क्वेश्चन जरूर आता है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो। ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है कि मान लीजिए आपके पास एक क्यू चार्ज है, ये रहा। ठीक है, और इस क्यू चार्ज के चारों ओर हमने एक सरफेस बना दिया जो कि क्लोज्ड है, और इस सरफेस की जो रेडियस है वो किसके बराबर है? आर के बराबर। ठीक है, एक सरफेस बनाया है जो कि क्लोज्ड है और इस सरफेस की रेडियस क्या है? आर के बराबर है। अगर हमने अभी अभी बात की कि जो गॉसिस लॉ है वो कहता है कि दैट इज ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं? इस साइड को इसके बराबर प्रूव कर देते हैं। यही तो काम करना, एक साइड को दूसरी साइड के बराबर हमें प्रूव करना काम ये। अब कहोगे सर एन क्यों लगा दिया? इससे पहला वाला लेक्चर जिसने देखा है वहां पे पता चला होगा कि मैंने जो फ्लक्स को डिराइव करवाया था तो वहां पे बीच में एन भी लगाया था, यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन यूनिट वेक्टर क्या होता है उस बात को समझ लीजिए। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां से इसको शुरू करते हैं। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसी फ्लक्स का फार्मूले को हम यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज ई डॉट एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसलिए कहा है कि सीरीज को फर्स्ट पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपको मैं गारंटीड लेता हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को इस तरह से मैंने कवर किया है ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। ठीक है, अब देखिए ये जो n है ये है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना। तो ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है? इस ds एरिया की डायरेक्शन को बता रहा है। ये बात मैं आपको पहले वाली क्लास में डिटेल में करवा चुका हूं कि यूनिट जो वेक्टर होता है वो हमेशा किसी की डायरेक्शन बताता है। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसी भी सरफेस के आउटवर्ड होता है। ये बात मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, फिर भी मैं हर बात को एक्सप्लेन करता हूं।
तो इस एरिया जो कि स्केलर क्वांटिटी है, बट किसी सर्कमस्टांस में एरिया को वेक्टर के रूप में यूज करें तो इसके साथ एक एन लगा देते हैं, जिसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी। अब बात ध्यान से देखिए जरा आगे, अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लूं तो ई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है एन रख लिया और डीएस, और डॉट प्रोडक्ट हटाया तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। आप सभी को पता है। अभी यहां पे ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के बराबर प्रूव करना हमें। अब देखिए, ई को बाहर निकाला, एन की वैल्यू 1 इंटू ds इंटीग्रेशन में, और कोस यहां पे बनेगा 0 डिग्री के बराबर ओवर अ क्लोज सरफेस, इस प्रकार, और इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इस तरह से हो जाएगा। अब कहोगे सर आप कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा 0 डिग्री। अब देखिए समझिए, अगर मैं इसका ये छोटा सा टुकड़ा ले लूं, केवल छोटा सा टुकड़ा, बड़े टुकड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूं। जब आप इस छोटे से टुकड़ों को देखोगे, ये टुकड़ा तो बिल्कुल कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह। जब किसी भी सेल का, किसी भी स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लोगे तो वो टुकड़ा हमेशा उसके स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, देख लेना चाहिए। किसी भी पूरे के पूरे स्फीयर का एक टुकड़ा उठाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको निकालनी सिखाई है पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं पहले सिखा चुका हूं। पूरी सीरीज देखनी आपको, ऊपर लिंक भी मैं पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का डाल दूंगा। फिर भी मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए जिस पॉइंट पे भी निकालनी होती है उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। आप यूनिट नेगेटिव भी रख सकते हो, गलत नहीं है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम बार बार रखते हैं, इसलिए हम उसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं। ठीक है, जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन हो गई। दूसरा, हम अब किसकी डायरेक्शन देखनी, एरिया। पर एरिया खुद स्केलर क्वांटिटी है तो खुद की डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन कौन देगा, इसकी डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन, मैं फिर से बता रहा हूं, एरिया खुद स्केलर क्वांटिटी है। ये पहले लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में ऊपर आपको मिल जाएगा, जो लेक्चर नंबर 5 था वहां पे मैं सारी बातें वहां करवा चुका हूं। तो खुद की डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन बताने के लिए एरिया की हमने एक नया वेक्टर यूज कर लिया, जिसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। 11th क्लास में पढ़ के आते हो। अब देखिए, यूनिट वेक्टर किसी भी सरफेस के आउटवर्ड होता है। तो ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के आउटवर्ड तो इस तरफ बनेगा और इस सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के आउटवर्ड और साथ साथ नॉर्मल होना चाहिए। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। देखिए ये क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया और इसके क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अगर अंदर की तरफ होता तो इनवर्ड होता, अब बाहर की तरफ है तो क्या है, आउटवर्ड है। इसलिए यहां पे एंगल जो है थीटा किसने बराबर हो गया, 0 डिग्री। एन की वैल्यू और ई की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अब देखिए ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन एस, और कोस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 रख लो, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू में चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सभी को पता है, के क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। ये करवा चुका हूं पहले में, और याद भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर के बराबर होता है। और सरफेस एरिया को लिख लिया 4π इंटू में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू में चार्ज एनक्लोज्ड। यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब आगे हम यहां पे बात करते हैं इसके बारे में। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 πε0 इंटू में क्यू और डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में कौन है, दैट इज 4π इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू में चार्ज एनक्लोज्ड, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां भी क्या बच गया, 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू में चार्ज एनक्लोज्ड। दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो यही तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो एक साइड दूसरी साइड के इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉसिस लॉ। ठीक है, हमने क्या किया है, स्टार्टिंग के अंदर जो गॉसिस लॉ की अभी अभी डेफिनेशन मैंने लिखी थी उसका यूज किया है,
और यहां पे यूनिट वेक्टर लगाने का मतलब क्या है, यहां यूनिट वेक्टर लगाने का मतलब है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर के रूप में दर्शाना है, तो हमने उसके साथ एन वेक्टर का यूज कर लिया है, यूनिट वेक्टर का। अब हमने क्या किया, इसके बाद एन डी एस कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, क्योंकि आपको फ्लक्स का फार्मूला ई इंटू एरिया इंटू कोस थीटा मैंने करवा रखा है पहले वाले लेक्चर में, देख सकते हैं जाके। तो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, ई इंटू डी एस कोस जीरो, जीरो एंगल कैसे हुआ देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी तो उस पॉइंट पे हमेशा क्या करना होता, पॉइंट चार्ज, पॉइंट +1 चार्ज रखा तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और एन यूनिट वेक्टर इस सरफेस के आउटवर्ड इस तरफ और नॉर्मल इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया 0। जब एंगल 0 डिग्री तो 1 के बराबर, इसको सोल्व करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये पता होनी चाहिए सभी को कि ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने क्या दे दिया, इसका प्रूफ दे दिया। जैसे ही हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सारी बातें यहां से लेकर के यहां तक इस पॉइंट तक सभी में सेम रहेंगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सभी के अंदर सेम रहेंगी जो इसके एप्लीकेशन करेंगे। बोर्ड के अंदर या तो इसकी एक एप्लीकेशन या इस पे न्यूमेरिकल जरूर से जरूर आता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको पढ़ना जरूरी है। बड़े अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूं, बड़े क्वालिटी के साथ मैं करवा रहा हूं इस कंटेंट को, ठीक है। ये सीरीज बहुत ही क्वालिटी के साथ मैंने डाली है, इसलिए सभी के साथ की जरूरत है। सारे बच्चे मिलके साथ दोगे तो हम ऐसे ऐसे नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी आपके लिए कोर्स को लॉन्च करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री का भी लॉन्च करने वाले हैं एक्सपर्ट के साथ। अब आगे देखिए, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये होगा हमारा दूसरा टॉपिक। एप्लीकेशन की बात करेंगे हम, फाइंड द फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब सिलेबस के अंदर इसकी 3 ही एप्लीकेशन है, सिलेबस के अंदर 3 एप्लीकेशन है। उसकी पहली एप्लीकेशन है फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई आपको इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेना है और उस स्ट्रेट वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमने एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया जो इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग, और चार्ज्ड वायर लेना होगा आपको। ये पूरा वायर कैसा है, चार्ज्ड है। मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब गॉसी लॉ यूज करोगे तो आपको 2 सिमेट्री बनानी होंगे, या तो सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल सिमेट्री। आप 2 सिमेट्री पे काम करोगे गॉसी लॉ के अंदर। अगर मैं डिस्कस करूं तो 2 सिमेट्री पे काम होता है, या तो होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री और या होती है स्फेरिकल सिमेट्री। इन 2 सिमेट्री पे हम हमेशा काम करते हैं गॉसीज लॉ के अंदर। जब भी आपको कोई सरफेस बनाना है, क्लोज्ड सरफेस बनाना है, या तो वो सिलेंड्रिकल बनेगा या फिर स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है और उस पूरे के पूरे सरफेस को एनक्लोज भी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करूं तो इस स्ट्रेट वायर के ऊपर गॉसीज लॉ लगाना है तो मुझे क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि गॉसीज लॉ ने पहली ही कंडीशन रख दी कि मेरा लॉ वहीं काम करेगा जहां सरफेस क्या होगा, क्लोज्ड होगा, जहां चार्ज को एनक्लोज किया जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पे एक इस प्रकार से सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ड्रॉ बना लिया। देखिए अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस जो है चार्ज को क्या कर रहा है, एनक्लोज्ड। इस सिलेंडर के अंदर ही पूरा चार्ज है और इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, r के बराबर है, इस प्रकार, ठीक है। अब इस सरफेस का जो नाम होता है वो होता है गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का जो नाम होता है वो नाम होता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी सरफेस which enclose charge, which enclose charge, कोई भी सरफेस जो चार्ज को क्या करता है, एनक्लोज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। जो सरफेस चार्ज को एनक्लोज करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। डेफिनेशन आती है, एनी क्लोज सरफेस विच एनक्लोज द चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, उसको क्या कहते हैं, गॉसियन। अब मैंने पहले ही बता दिया, गॉसीज लॉ एप्लीकेबल करवाना या तो सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल सिमेट्री चाहिए। दोनों सिमेट्री पे काम करेगा, या तो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब हम सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल सिमेट्री लेते हैं वो अच्छे तरीके से किसी भी चार्ज को एनक्लोज कर लेता है। जैसे इसने इसको एनक्लोज कर लिया, तो 2 ही
सिमेट्री पे काम करेंगे, इस बात को लिख लें, मैं यहां से रब कर रहा हूं क्योंकि हम अब इसका यूज करेंगे इसके रिलेशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, अगर मैं बात करूं तो इस सिलेंडर के आपको दो सरफेस दिखाई देंगे, एक तो आपको ये कर्व्ड सरफेस और दूसरा ये प्लेन सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर घोसीज लॉ लगेगा और घोसीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है? घोसीज लॉ की स्टेटमेंट है दैट इज ई डॉट एन यूनिट वेक्टर के साथ और डी एस ओवर ए सरफेस क्लोज्ड इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज एनक्लोज्ड। यही है। अगर हम बात करें आगे तो E इंटू में N इंटू में DS और साथ में क्या हो गया कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ऐसे लगेगा क्योंकि गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन है तो यूज भी गॉसिस लॉ का होगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहां पे एंगल बन गया कोस थीटा, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एंगल बन गया कोस थीटा। अगर ये थीटा 0 डिग्री है, अगर ये थीटा 0 डिग्री है तो ये टर्म कोस 0 की वैल्यू 1 होने के कारण बच जाएगी, 0 नहीं होगी। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया गलती से तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? 0 के बराबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सरफेस के ऊपर एंगल क्या हो गया है? 90 डिग्री, और जहां एंगल 90 डिग्री हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोस 90 भी है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। अब ध्यान से देखें जरा, सबसे पहले मैं इस सरफेस की बात करता हूं, फिर मैं इस सरफेस की बात करूंगा। जब मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो यहां पे मैंने एक पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, इस एंगल का पता लगाने के लिए हमें किस किस के बीच है ये एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच है। पर एरिया खुद वेक्टर तो है नहीं, इसलिए उसने क्या कहा? यूनिट वेक्टर का यूज कर लो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लूं, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पता कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमें एंगल मिल जाएगा उन दोनों के बीच में। तो देखिए, इस चार्ज के कारण ये यूनिट चार्ज जो है इस तरफ रिपेल होगा, इसलिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, इस सरफेस के आउटवर्ड तो ये हो गया और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर और एन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। दैट इज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल का मतलब किसी सरफेस के आउटवर्ड बाहर की तरफ, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और वेक्टर तो ये खुद है ही, इसलिए ये बाहर की तरफ होना चाहिए, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी? यूनिट के बराबर होगी। इस प्रकार तो यहां एन और ई एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इस सरफेस के लिए थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो चार्ज है इस चार्ज को इस तरफ जो है रिपेल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। पर इस पूरे के पूरे प्लेन सरफेस का, ये आपका प्लेन सरफेस है, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का हो गया, और कोस 90 कितने के बराबर? 0। तो इस सरफेस और इस सरफेस के कारण तो कोई फ्लक्स होगी ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन गया है। पर केवल इस सरफेस के लिए बचेगा, इसी के लिए हम लगा दें। तो देखिए, अब E यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 इंटू ds और साथ में रख दिया कोस 0 इज इक्वल टू 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया कॉमन, ds का इंटीग्रेशन s कोस 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज q के बराबर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये क्या है? अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या? इस पूरे के पूरी लाइन के ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले लेक्चर करवा चुका हूं, इससे पहले वाला लेक्चर जिसके अंदर मैंने टॉर्क करवाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाया था और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। जब किसी लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे लिखते हैं? लैम्बडा से, और जिसकी वैल्यू होती है चार्ज बटे में लेंथ के बराबर। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे फिर? चार्ज डिवाइडेड बाय में लेंथ के बराबर। अगर मैं यहां से चार्ज की वैल्यू निकालूं तो लैम्बडा इंटू एल इज इक्वल टू में चार्ज, इसके बराबर हो जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, तो क्या वो हो जाएगा? लैम्बडा इंटू एल। तो यहां पे E इंटू में S इज इक्वल टू 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा इंटू में एल। ठीक है भाई, इस प्रकार से हो गया।
ध्यान से देख लें इस पूरे को। अब ये सिलेंडर है और सिलेंडर का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है सिलेंडर का वो किसके बराबर होता है भाई, 2 पाई इंटू आर इंटू एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। जैसे इस पूरे वायर की लेंथ है वही इस सिलेंडर की लेंथ भी होगी, वही सिलेंडर की लेंथ भी होगी। देखिए अब E इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा इंटू एल। एक एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यह बन गया लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर नीचे, दैट इज 2 पाई इंटू में आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके सामने इस प्रकार से। तो मैंने सबसे पहले गॉसिस लॉ लगाया, फिर मैंने यहां पे थीटा को फाइंड आउट किया। दो सरफेस थे तो दोनों सरफेस पे लगा के देखेंगे, जिस सरफेस के लिए 0 है वो टर्म बचेगी और जिस सरफेस के लिए 90 है वो टर्म नहीं बचेगी। इसी प्रकार हमने जो 0 वाली टर्म है उसको ले लिया जिस पे एंगल 0 डिग्री था और उसको सोल्व करके हमने इस प्रकार से निकाल लिया। हमें पता है कि जब किसी चार्ज के ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज, देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो गॉसिस लॉ किसके ऊपर काम कर रहा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है। कूलॉम्स लॉ किस पे काम कर रहा था, जब डिस्क्रीट चार्ज है, एक चार्ज यहां एक चार्ज यहां, बट उसने कहा कि मेरे लॉ को चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो किसी भी बॉडी के लिए लगा दो, पर गॉसिस लॉ डायरेक्टली किसको कंसीडर कर रहा है, कंटिन्यूअस बॉडी को। जब पूरी लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चार्ज बाय में लेंथ के बराबर। एरिया सिलेंडर का आपको पता ही है, दैट इज 2 पाई आर एल के बराबर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, अगर लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर फैला हुआ चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि लैम्बडा ग्रेटर देन 0 होने का मतलब चार्ज वो है पॉजिटिव। वहां पे जो क्यू फैला है वो पॉजिटिव चार्ज फैला है और पॉजिटिव चार्ज फैला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई की जो डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ध्यान से समझिए जरा बात, जब इस पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव फैला हुआ तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ हो गया, रेडियली आउटवर्ड। अगर यही लैम्बडा लेस देन 0 होता, यही लैम्बडा लेस देन 0 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती। ध्यान से समझ ले, लैम्बडा लेस देन 0 का मतलब इस पूरे सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज फैला है तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता और डायरेक्शन होती अंदर की तरफ। इसलिए आप याद रख लें, अगर लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और लैम्बडा लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब ये बातें आपको फ्रीक्वेंटली पता होंगी तो मान के चलिए आप इस पूरे क्वेश्चंस को, आप पूरे के पूरे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन, और साथ में मैं कहता हूं कि जब आपसे सीबीएसई बोर्ड से हटके नीट में आएगा तो भी ये सारे प्रश्न आप कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो भी मैं करवा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं न्यूमेरिकल भी कवर कर रहा हूं, एनसीईआरटी को भी कवर कर रहा हूं, कंसेप्ट को भी कवर कर रहा हूं, सारी बातों को एक साथ कवर कर रहा हूं। मैंने अभी अभी बताया कि गॉसिस लॉ देखिए पूरे कंटिन्यूअस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए ये पहली एप्लीकेशन थी। अब बात करेंगे दूसरी एप्लीकेशन, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंफिनिटी प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंफिनिटी प्लेन शीट की बात हम करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंफिनिटी प्लेन शीट। अब सारी बातों में एक साथ बात आ रही है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वर्ड इसके साथ आ रहा है, चार्ज्ड। अब जब उस पूरी शीट को चार्ज कर दोगे तो बॉडी तो कंटिन्यूअस रहेगी, डिस्क्रीट तो रही नहीं। तो ये गॉसिस लॉ किस पे लग रहा है, कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर। देखिए मान लिया जाए आपके पास कोई शीट है, ये रही, ठीक है। अब इस सीट की पूरी सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ सपोज कीजिए, मान के चलिए। आप नेगेटिव मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेगेटिव मान के भी आप कर सकते हो उसको, पर हम बार बार प्रैक्टिस में पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज को बार बार मान रहे हैं, ठीक है भाई, इस तरह से। तो ये पूरी सीट है और इस सीट के ऊपर, पूरी सीट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है जो आपको दिखा दिया है पूरा। अगर पूरी सीट के ऊपर, मैंने कहा पूरी सीट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है तो इससे पहले वाला लेक्चर जिसने देखा होगा तो वो तुरंत बता देगा कि यहां पे कौन सा आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा। और इससे पहले जो कंसेप्ट था वो किसका था, लाइन चार्ज का था। तो देखिए मेरे बच्चों,
जो भी बातें यहां पे चल रही हैं वो सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत होकर आ रही हैं, क्योंकि जो पीछे आपने पढ़ा था उन्हीं का यूज हो रहा है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्बडा से और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से लिखा था, और ये किसी प्लेट के सरफेस के है, सीट के सरफेस पे ही फैली हुई है। हमने क्या माना, हम यहां पे एक पी पॉइंट मान लेते हैं, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसी प्रकार इस सीट का इस तरफ का सरफेस भी तो होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्यू पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब, इस बात का मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये आपकी सीट है, ये आपकी सीट, तो इस सीट का एक सरफेस यहां पे पॉइंट चार्ज, ये सरफेस भी तो होगा, एक ही सरफेस थोड़ी ना होता है, एक सरफेस ये होता है, एक सरफेस ये होता है, तो एक पॉइंट यहां मान लिया और एक पॉइंट यहां मान लिया, दोनों तरफ इसके पॉइंट हमने मान ली। जब दोनों तरफ पॉइंट हमने मान लिया है तो गॉसिस लॉ कहता है कि मैं तो वहां काम करूंगा जहां पे क्लोज्ड सरफेस होगा। अब हमें एक ऐसा सरफेस बनाना पड़ेगा जो क्लोज होगा, तो देखिए हम एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं इस प्रकार से, देखो ये क्लोज सरफेस। और दूसरी बात, गॉसिस लॉ किस किस पे काम करता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री के ऊपर, ये भी आपको बता दिया, या तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी या स्फेरिकल होगी, इस प्रकार इसके अंदर से पास हो गया। ये जो आपको गॉसिस लॉ किस पे लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, तो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल। आपके सामने एक और सिलेंड्रिकल सिमेट्री आ गई, एक और सिलेंड्रिकल सिमेट्री आ गई जो आपको ध्यान में दिख रही होगी। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो इसमें छूट गई है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, लैम्बडा डिवाइडेड बाय में 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये आर कौन है, पहले ध्यान से समझ लेना ये आर कौन है। देखिए इस सरफेस को कैसा सरफेस बोला है, गॉसियन सरफेस, और ये आर किसकी रेडियस है, गॉसियन सरफेस की। जब भी स्मॉल आर मैं लिखूंगा तो याद रखना वो हमेशा रेडियस किसकी होगी, गॉसियन सरफेस की रेडियस होगी। तो ये रेडियस किसकी है, गॉसियन सरफेस। अगर आपसे कोई ग्राफ ड्रॉ करवा ले किसके बीच, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और आर गॉसियन सरफेस की रेडियस के बीच, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा, दैट इज हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। याद रखना हाइपरबोलिक ग्राफ होता है कब, जब हमारा लाइन चार्ज की बात कर रहे थे, पूरी सीट के ऊपर इन्फिनिटी लॉन्ग सीट जो चार्ज थी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया और उसका ग्राफ ये होगा। पर आर कौन है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। अब देखिए भाई जरा ध्यान से, सीट हो गई। अब हमें फिर से वही काम करना है, हम सबसे पहले यहां पे जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख भी दिया तो ये वाला सीट वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस प्लेन के, ये पूरा प्लेन देखो, ये पूरा प्लेन बना, इसके आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, सभी को पता है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री के बराबर। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। मैं इधर भी वही बना के दिखा सकता हूं, देखो यहां पे एक हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिया क्यू पॉइंट पे, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इस सरफेस का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, इसलिए एन भी इस तरह, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री के बराबर। इसके अलावा अगर ये सरफेस लोगे तो इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन ये, इसलिए यहां एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। इसलिए उस सरफेस के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, 0 हो चुका। बट इस सीट का एक सरफेस इस तरफ है, एक सरफेस पीछे की तरफ है, इसके कारण भी मैंने एंगल बना के दिखा दिया, इसके कारण भी एंगल बना के दिखा दिया, क्योंकि पहले ही बताया गॉसिस लॉ एंगल को भी देखता है। अब अगर गॉसिस लॉ यहां पे लगाऊं तो आपको पता होगा दैट इज E डॉट N ds ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए E इंटू में N इंटू में ds और आगे ले लिया कोस थीटा, और ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कॉमन, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 इंटू ds, और यहां पे थीटा कितने डिग्री था, थीटा इज 0 डिग्री, थीटा कितना है 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। ये बातें पहले कर चुका हूं 2 बार, एक बार प्रूफ में और एक बार इससे पहले वाली एप्लीकेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लीजिए, ds का सोल्व करोगे तो s, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन s जैसे dx का x,
और इस तरफ कौन आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अब मैंने कहा था ये सीट का केस है, और सीट का केस है तो सीट के केस में सिग्मा आता है जिसको हम कहते हैं चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं यहां से क्यू निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर होगा, ये रहा सिग्मा इंटू ए के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एस इज इक्वल टू 1/ε0, चार्ज की जगह ये वैल्यू रख दो जिसको हम क्या कहेंगे सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें एक बात को, ये एरिया जो है ये एस एरिया के बराबर ही तो है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो आपका ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर के अंदर तो सब कुछ लाई कर रहा है, सिलेंडर से तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए जब ये सिलेंडर के अंदर सब कुछ लाई कर रहा है तो दोनों का एरिया सेम हो गया। ठीक है ना, ये जो चार्ज वाला एरिया, जो ये हमने ये एरिया टुकड़ा, ये टुकड़ा माना, इसका एरिया ही तो आया है, यहां पे यही तो एरिया आया है, और इसी एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया है, इसी एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया, इसलिए इस ए से ये एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया, दैट इज सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। बट इस सीट के दो सरफेस है, हमने तो एक के लिए निकाली है, इसके तो दो फ्री सरफेस है, अभी अभी बताया था। तो चूंकि सीट हैव टू फ्री सरफेस, टू फ्री सरफेस, सीट के दो फ्री सरफेस होने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुना हो जाएगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुना होगा, यहां दो लगा देते हैं, इस पॉइंट पे दो, यहां पे, जो कि गलत है, यहां दो नहीं आएगा, ये गलत है, यहां दो आएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2/ε0, ये हो जाएगा भाई, सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2/ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस केस में। तो हमने ये दूसरा पॉइंट कंसीडर किया। अब आप यहां से ध्यान से एक बात देख रहे होगे, जब आपने दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाय 2/ε0 लिखा है तो इस पूरे केस के अंदर कहीं पे भी आर रेडियस का जिक्र नहीं है, डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, देख लीजिए आप, क्योंकि यहां पे कहीं डी दिखाई दे रहा, कहीं आर दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो गया किसके, डिस्टेंस के। फिर से जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाला सिग्मा बाय 2/ε0, कंडीशन भाई या तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 या सिग्मा लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, दैट इज रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा, इसलिए मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू के अंदर, इसलिए मैं बार बार आपको लिखवा रहा हूं, ये सारी बातें पूछी गई हैं एमसीक्यू के अंदर, इसलिए लिखवाई जा रही हैं। कुछ ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ उठा के लिखा दूं, ऐसे ही कुछ नहीं लिखवा रहा, सारी बातें पूछी गई हैं, बोर्ड में आई है। जब आप बैठोगे और बोर्ड के अंदर बड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा आपका, गदगद हो जाओगे, क्योंकि सारी बातें आपके सामने वही होंगी जो आपको करवाई गई है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, सीबीएसई बोर्ड में जो करवा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस पूरी सीरीज को पहले लेक्चर से देखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कि आप पहले लेक्चर से नहीं देखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, इसलिए। और मैं ज्यादा जो है काम भी नहीं करवा रहा हूं आपको, एक दिन छोड़ के एक दिन इसलिए लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं क्योंकि तो एक दिन का काम करवाया है उसको अच्छे से पढ़ो, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका अगले दिन का काम हो जाएगा। और जल्द ही सिलेबस खत्म कर देंगे आपका, ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 महीने में सिलेबस आपका पूरा कवर अप कर देंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अब इसका एक केस बनाता हूं मैं, देखिए अगर आपको एक कंडक्टिंग सीट दे दी जाए कुछ इस तरह की, जिसके दो सरफेस हो, इस प्रकार से दो सरफेस हो, इसके इस सरफेस पे भी पॉजिटिव है और इसके जो पीछे वाला सरफेस है, इसके जो पीछे बैक में जो सरफेस है, उस बैक वाले सरफेस के ऊपर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार दोनों सरफेस पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये आपकी एक सीट है, ये सीट देखिए,
इस सीट के इस सरफेस के ऊपर भी पॉजिटिव और इस सरफेस पे भी पॉजिटिव, दोनों पे पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सीट कहते हैं। दोनों पॉइंट के ऊपर इसका पॉजिटिव है, इस सीट के इस सरफेस पे भी पॉजिटिव और इस सरफेस पे भी पॉजिटिव। ऐसी सीट मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर 3D डायग्राम में नहीं बन रही है, ठीक है। और उसके बाहर यहां पे एक पॉइंट ले लिया P और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। अब पहले ही बता रखा है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो वहां पे क्या रख दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बिना यूनिट पॉजिटिव चार्ज के आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते, आपको पता होना चाहिए। अब ये इस सरफेस वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इस सीट के बैक में सरफेस है वो भी इसको रिपेल करेगा और उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम E2। कैसे, मैं समझाता हूं फिर से। ये सीट है, इस सीट के यहां पॉइंट है, तो इस वाले सरफेस का चार्ज भी इसको रिपेल करेगा और इस तरफ वाला जो सरफेस है इसका चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम। नेट फील्ड जो है यहां पे बनेगा वो बनेगा दैट इज E1 प्लस में E2 के बराबर। अभी निकाला E1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, और दूसरा भी कितना, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे तो उत्तर कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। याद रखना भाई, इस सीट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने ड्राइव करवा दिया। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहां पे ड्राइव करवा दिया कि E इज इक्वल टू में सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इसलिए आपको यहां पे ड्राइव करवाया। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल की बात करते हैं। अब तीसरी एप्लीकेशन देखिए, अभी तक जो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं उसके अंदर एक तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर था उसके कारण, दूसरा हमने एक सीट के कारण पढ़ा चार्ज्ड, और तीसरा एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल जिसके फील्ड इनसाइड भी देखना है और आउटसाइड भी। ये सारी लाइनें आपके सिलेबस से उठाई गई हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो आपके सिलेबस का, उससे बाहर कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जो आपका नहीं आएगा। अब देखिए सेल, ये सेल हो गया और इस सेल की रेडियस आप जो है वो R के बराबर मान लीजिए, ठीक है। और एक बात, इसी सेल का दूसरा नाम होता है कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर याद रखना भाई, इसी का दूसरा जो नाम होता है वो कंडक्टिंग स्फीयर होता है। तो जहां भी आपको सेल दिखे, जहां भी आपको कंडक्टिंग स्फीयर का नाम दिखे, मतलब दोनों बातें क्या हैं, एक है। इसके बारे में पहली खास बात, इस पूरे इसके बारे में पहली खास बात, ऑल चार्ज लाई एट सरफेस, लाई एट सरफेस। याद रखना भाई, मान लीजिए आपके पास एक सेल है, उस सेल को बाहर से आपने चार्ज दे दिया, जैसे उस सेल को बाहर से आप चार्ज दोगे तो अंदर चार्ज गया, वो चार्ज तुरंत ही उसके आउटर बाउंड्री पे आ जाएगा। इसके अंदर जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। अंदर चार्ज हमेशा क्या रहता है, जीरो। किस किस केस में, एक तो स्फेरिकल सेल और या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर को या सेल को जब भी आप चार्ज प्रोवाइड करोगे तभी वो पूरे के पूरे आउटर सरफेस पे आ जाएगा, उसके अंदर जो चार्ज है वो जीरो होता है। याद रखना, मैं बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन नीट में आते हैं, IIT में आते हैं, इसी बात पे जो मैंने अभी अभी बोले हैं CBSE बोर्ड में आता है। अंदर किसी भी सेल के या कंडक्टिंग स्फीयर के, इस कंडक्टिंग स्फीयर का नाम मेटेलिक स्फीयर भी हो सकता है, मेटेलिक स्फीयर भी हो सकता है। जहां जहां से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, वो साथ साथ कवर कर रहा हूं मैं। क्या बताया, सेल, कंडक्टिंग स्फीयर या मेटेलिक स्फीयर, इनके अंदर चार्ज जीरो होता है, केवल बाहर की बाउंड्री पे है। अगर आप इनको अंदर चार्ज दे भी दोगे तो तुरंत वो किस सरफेस पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर उसके चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे या सेल की बात करेंगे या मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो। अगर चार्ज बाहर से दिया भी तो उसका पूरे आउटर सरफेस पे आ जाएगा, मतलब चार्ज इसके बाहर के सरफेस पे रहेगा, अंदर सरफेस पे चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही चार्ज दिया जाता है, तो मान लिया जाए हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन के कारण आउटर सरफेस पे आ जाएगा, आउटर बाउंड्री पे आ जाएगा। बाहर से मैंने इसको चार्ज किया पॉजिटिव से, तो पूरे सरफेस पे पॉजिटिव फैल गया। अब पॉजिटिव सेल फैल गया तो ये कंडक्टिंग है, कंडक्ट कर सकता है, इसलिए वो रिपल्सन के कारण कहां जाएगा, बाहर की बाउंड्री पे। अब सबसे पहले हम लेते हैं आउटसाइड का, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं आउटसाइड का। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं,
ये आपको काम आएंगी, और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन एक पक्का आता है, 100% आता है भाई, याद रखना। तो मान लिया जाए मैंने यहां पे एक पॉइंट मान लिया, मान लिया जाए मैंने यहां पे एक पॉइंट मान लिया, और इस रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, आर। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो तब फाइंड आउट करोगे तब आपके पास कौन सा सरफेस हो, गॉसियन सरफेस। क्यों गॉसियन सरफेस होना चाहिए, क्योंकि गॉसियन थ्योरम कहती है कि मैं तो क्लोज्ड सरफेस पे काम करूंगी, अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हम अपना खुद का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये कर दिया, इसका नाम क्या होगा, गॉसियन सरफेस। याद रखना, इसका नाम क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, क्योंकि अब इसने चार्ज को क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया, पहले तो एनक्लोज किया नहीं था। तो सबसे पहले अगर मैं इस सरफेस के इस टुकड़े की बात करूं, ये क्लोज सरफेस है और स्फेरिकल है, इस टुकड़े की बात करूं, तो अगर मैं यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो ये वाला पॉजिटिव जो इसके ऊपर है इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसी सरफेस के एक यहां पे छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ये टुकड़ा, तो ये टुकड़ा बिल्कुल स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी आप किसी स्फीयर का, किसी सेल का, किसी कंडक्टिंग स्फीयर का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लोगे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर वो स्ट्रेट दिखाई देगा तो यहां से इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी इस तरफ हुआ, इसलिए एंगल किसके बराबर हो गया, 0 डिग्री के बराबर हो गया। अब दूसरी बात, आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी आप गॉसिज लॉ लगाओ तीनों एप्लीकेशन में, तो थीटा को 0 कर दो। अगर आपको याद नहीं रहता तो सीधी बात है, एंगल 0 ही होगा। अगर एंगल 0 नहीं हुआ तो फिर एंगल 0 ना होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0। बट इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपका जो सरफेस है, इस सरफेस के आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल n होगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करोगे, नीट में क्वेश्चन आएगा, तो वो तभी बन पाएगा जब आप इसको समझोगे। इसलिए मैं बार बार हर एप्लीकेशन में आपको समझा रहा हूं। तो 0 हो गया। अब लगा दो यहां पे, दैट इज ई डॉट एन इंटू में डी एस, और साथ में कौन, कोस थीटा, और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। आप जानते हो, इसको करवा चुका हूं। अब यहां पे थीटा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन की वैल्यू 1 इंटू डी एस, और कोस 0 की वैल्यू भी 1, दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और दैट इज 1 बाय में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा। अब s की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। देखिए कौन सा एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया जो आपने गॉसियन सरफेस लिया, और गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है भाई, r के बराबर है, तो उसका एरिया कैसे हो जाएगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। सब बातें एक्सप्लेन्ड है, प्री एक्सप्लेन्ड है। किसी स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर ही तो होता है, कोई बात ऐसी नहीं है जो नई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस s को नीचे लेके जाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और जब इस s को नीचे ले आएंगे तो s की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर हो गया। अब आगे समझिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज k इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। अब सभी को पता है k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है, ये सभी को पहले से मालूम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, k इंटू क्यू बटे में आर का स्क्वायर। इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह k रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया आउटसाइड। कैसे आ गया, आउटसाइड आ गया, बाहर की तरफ हो गया, तो OUT आउटसाइड। तो कितना हो गया, k क्यू बाय आर स्क्वायर। और कहोगे सर ये फार्मूला तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब कोई चार्ज रखते थे और उस चार्ज से r दूरी के ऊपर, मान लिया जाए चार्ज रख दिया q, और यहां r दूरी पे पॉइंट A है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था, तो हम कहते थे k क्यू डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बात वही है, जब आप आउटसाइड पॉइंट की बात करोगे तभी ये लागू होगा। याद रखना ये बात, इस बात को अपने माइंड में बांध लो, गांठ बांध लो, कि ये बात तभी लागू होगी, ये बात तभी लागू होगी k क्यू बाय आर स्क्वायर वाली, कब, जब आउटसाइड होगा। इस सेल के बाहर कहीं पूछे, इस सेल के बाहर कहीं पे पूछे, तो आपका फार्मूला हमेशा k क्यू बाय आर स्क्वायर। बस उस चार्ज को रखो, k को रखो, और उस डिस्टेंस को रख दो। ये बात आउटसाइड के लिए है, याद रखना, आउटसाइड के लिए। अब बात करते हैं सरफेस। देखिए अगर ये पॉइंट मैं सरफेस पे मान लूं यहां पे, तो इस r की वैल्यू इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, एट सरफेस। अगली एप्लीकेशन में एट सरफेस की बात करते हैं, दूसरे पार्ट में।
ठीक है भाई। दूसरे पार्ट में किसकी बात करते हैं? एट सरफेस की। सरफेस की बात करते हैं। जब सरफेस की बात करते हैं तो इस आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई? दैट इज आर इज इक्वल टू मैं कैपिटल आर, इसके बराबर हो जाएगा। अगर इस फार्मूले में आर की वैल्यू को कैपिटल आर के बराबर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के लिए फार्मूला हो जाएगा के इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये भी याद रखना सरफेस के ऊपर। कैसा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है? सरफेस पे। ये भी याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है? सरफेस पे। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम इनसाइड की। इनसाइड की थर्ड पॉइंट है ये इनसाइड। अब इनसाइड तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या है? जीरो है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है। इनसाइड का केस लेते तो अंदर चार्ज क्या है? जीरो, क्योंकि अभी अभी बताया कंडक्टिंग स्फीयर या सेल या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, उसके आउटर सरफेस के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके पास आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, उसके आउटर सरफेस के ऊपर होता है, अंदर चार्ज क्या होता है? जीरो। अगर अंदर चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? जीरो के बराबर। तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग सेल या फिर मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों केस आपको बताए हैं, ये तीनों एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में वही हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब उन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, उस डायग्राम को ध्यान से समझ लें। मान लिया जाए आपके पास ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल की रेडियस क्या है? आर के बराबर है। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। किस किस के बीच ग्राफ? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर के बीच। ये इसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अभी अभी हमने ड्राइव किया कि सेल के जो अंदर चार्ज होता है वो जीरो के बराबर, इसलिए जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी जीरो। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होता है, ये रहा सरफेस, इस सरफेस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके बाहर, इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बताया था? दैट इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। ये था आउट का फार्मूला। मतलब जैसे जैसे आर दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशो है। तो ये हो गया ग्राफ हाइपरबोलिक, कि जैसे जैसे ये इससे बढ़ेगा नहीं भाई, इस एक्सिस से ये टच नहीं करना, बच्चे टच कर देते गलत हो जाएगा, इसके साथ ग्रेजिंग करता हुआ निकल जाएगा भाई, इससे टच नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जीरो बना दिया, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, इसलिए ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह का। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्या कह सकते हो? जहां पे आर की वैल्यू लेस देन आर होगी, ये पॉइंट कौन सा है समझ ले, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं। आर की वैल्यू लेस देन आर है, मतलब इस रेडियस से आर की वैल्यू कम है। आर कौन है? गॉसियन सरफेस की रेडियस। मतलब हमने अंदर कोई पॉइंट मान लिया, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। जब तक आर की वैल्यू लेस देन आर रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे ही आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ रेडियस आर को बढ़ाओगे तो। ध्यान से समझ ले, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जब तक इस आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, गॉसियन सरफेस की वैल्यू इस आर से कम है, तो अंदर पॉइंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? जीरो बना। देख रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जैसे जैसे आर बड़ा होता जाएगा, किससे? कैपिटल आर, मतलब इस सरफेस से बाहर चले। अब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और इससे बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे ई डिक्रीज होगा वैसे वैसे आर क्या करेगी? बढ़ेगी। यह नीट में पूछा गया प्रश्न है, इसके लिए आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया।
पूछा गए क्वेश्चंस को ही मैंने उठाया है, मैंने बताया, फिर उस पर कंसेप्ट लगाए कि ये कंसेप्ट देखो यहां से आया है, इसलिए मैंने आपकी सारी बातें कवर अप कर दी हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, तो सारे एमसीक्यू कवर कर रहा हूं, सारी बातें, 1 मिनट भी आपका जाया नहीं होने देता, बिल्कुल मैं क्वालिटी के साथ, आपको पता होगा कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये कंटेंट चल रहा है, जो बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है उसको सारी बातें पता है, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी से करवाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपको पता है कि आपके ही फ्लो से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। इसको आप पॉज करके उतार सकते हैं भाई। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, जो पूछे गए न्यूमेरिकल। सभी पूछे गए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल, S1 and S2 are the two concentric sphere. S1 and S2 are the two concentric sphere enclosing the charge Q and 2Q as shown in the figure. आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, ये हो गया S1 का और ये हो गया S2 का। इस पहले ने Q चार्ज को और दूसरे ने 2Q चार्ज को क्या किया है, स्टोर कर रखा है। एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस है R2 के बराबर, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई एक की R1 और दूसरे की रेडियस हो गई R2 के बराबर। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, यानी कि इस पहले सरफेस जिसको S1 बोला है और दूसरा सरफेस जिसको S2 बोला है, यहां पे आपको दिखाए गए हैं दोनों के दोनों सरफेस। ये सरफेस जो आपका ये है S1 सरफेस और इसके बाहर जो सरफेस है इसको हमने कहा है S2 सरफेस। इन दोनों सरफेस के थ्रू क्या बताना है, फ्लक्स की फॉर्मेशन बतानी है, फ्लक्स कितना होगा। अब आपको ध्यान से एक बात को सोचना है, सबसे पहले आप इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाओगे। तो एक फार्मूला आपके पास फ्लक्स का मैंने बताया था, दैट इज चार्ज बटे में एप्सिलॉन नोट, ये फ्लक्स का फार्मूला। अभी अभी जब गॉसिज लॉ करवाया था तो मैंने कहा था कि E/ds को फ्लक्स कहते हैं और वही क्या है 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। ध्यान से मैं यहां पे फिर से बता देता हूं, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू में E/ds ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। तो देखो यही फ्लक्स इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। अब यहां पे ये फार्मूला क्यों नहीं लगा, बच्चे कहेंगे जी ये क्यों नहीं लगा, ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही नहीं रखा तो आप लगा कैसे सकते हो। ये तो फार्मूला तब लगेगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, और ये कब लगेगा जब आपको चार्ज दे रखा हो। तो इसने केवल चार्ज प्रोवाइड कर रखा है, इसलिए आप इस फार्मूले को यहां पे इजिली लगा सकते हो। अब आगे सोचिए, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फ्लक्स थ्रू पहले सरफेस S1 के सरफेस। अब S1 सरफेस ने कितने चार्ज को एनक्लोज किया, क्योंकि फ्लक्स तो किसके बराबर होगी, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नोट के बराबर होगी। अब यहां पे एप्सिलॉन नोट को तो एप्सिलॉन नोट रख दिया, बट चार्ज को चार्ज एनक्लोज्ड लेना पड़ेगा। चार्ज को क्या लेना पड़ेगा, चार्ज एनक्लोज्ड। तो जो S1 सरफेस है, इस S1 सरफेस ने तो केवल कैपिटल Q को ही एनक्लोज किया हुआ है, इसलिए उत्तर आ गया ये, बस उत्तर आ गया ये। इस प्रकार ये पहले सरफेस के थ्रू S1 के थ्रू, क्योंकि इसने केवल और केवल एक ही चार्ज को एनक्लोज किया Q को, और हमें पता है कि गॉसिज लॉ हमेशा एनक्लोज्ड चार्ज की बात करता है। अब ये 2Q चार्ज तो इस S1 सरफेस से बाहर है, वो तो क्लोज नहीं है, तो हमें क्लोज तो जो अनक्लोज्ड है वो तो लेना ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरे φ2। अब φ2 में नीचे तो एप्सिलॉन नोट रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरा सरफेस, ये रहा, ये बाहर वाला सरफेस। जब इस बाहर वाले सरफेस को देखोगे तो इसने टोटल कितने चार्ज को एनक्लोज किया, एक तो 2Q को किया है और दूसरा Q को भी तो इसी के अंदर है। देखिए S1 के अंदर तो केवल Q था, पर S2 के अंदर दोनों चार्ज हैं, कौन कौन, QB और 2QB। तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, 3Q। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3Q, दैट इज 3Q। तो दूसरे का उत्तर क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप ध्यान से समझिए, इस बात को बड़े ध्यान गौर से समझिए। नीचे है एप्सिलॉन नोट, नीचे कौन है, एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट आपको बताया गया था पहले लेक्चर्स के अंदर, परमिटिविटी ऑफ स्पेस होती है भाई। किसकी परमिटिविटी होती है, स्पेस की। एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस। अगर उसी स्पेस को मैं किसी चीज से फिल्ड कर दूं, मान लिया जाए किसी मटेरियल से फिल कर दिया, तो ये फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज Q एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन
इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, मीडियम में चेंज हो जाएगा। ये आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास एप्सिलॉन नॉट है मतलब स्पेस का है, अगर किसी चीज से फील्ड कर दिया तो मतलब किसका बन जाएगा, मीडियम का बन जाएगा। अगर ये मीडियम का बन जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यू एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन, और आपको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे फ्लक्स बन जाएगा दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बटे में के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लिख ले भाई, आपके डेरिवेशन में लिख ले ये बात कि जब किसी स्पेस को मीडियम से भर दोगे, जब किसी स्पेस को मीडियम से भर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्यू एनक्लोज्ड बाय में के एप्सिलॉन नॉट, और के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी को हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो ये मैंने कब बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि एप्सिलॉन नॉट तब आएगा जब इनके बीच कुछ नहीं भरा हुआ स्पेस है। जैसे ही इनको भर दिया है तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। देखिए स्फीयर S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। अब देखिए क्या बोला इसने, समझिए। अब ये जो S1 के अंदर का जो सरफेस है ना, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा, इसको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फिल कर दिया है। तो अब S1 सरफेस की फ्लक्स कैसे चेंज होगी, तो अब देखिए फिल S1 को किया है तो S1 सरफेस की फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा दैट इज Q एनक्लोज्ड, और S1 सरफेस ने केवल एक ही चार्ज को एनक्लोज किया है, वो है Q1, और डिवाइडेड बाय में K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अभी अभी फार्मूला आपको करवाया गया था, फार्मूला आपको करवाया गया था कि जैसे ही आप किसी सरफेस को फिल कर दोगे तो किससे, मीडियम से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी फ्लक्स K बाय में K एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगी। बट जो फ्लक्स φ2 होगी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि इस मीडियम को तो भरा ही नहीं हमने, तो केवल कौन से मीडियम को भरा है, हमने तो केवल इस मीडियम को भरा है, इस मीडियम को नहीं भरा, इसलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, जिसको भरा गया है, और जो नहीं भरा हुआ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, कोई फ्लक्स का चेंज नहीं। ये बात आपको याद रखनी। दो बातें, एक तो क्यू एनक्लोज्ड, और दूसरा ये देख लेना कि उसके अंदर कोई मीडियम तो नहीं है, क्योंकि मीडियम चेंज करते ही फार्मूला चेंज हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाता है। तो ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप फाड़ के रख दोगे, ये मेरी गारंटी है। आगे देखो, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर S1 changes if medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। यहां पे तो आएगा भाई S1 और यहां पे आ जाएगा S2 इस प्रकार से। ठीक है, how will the electric flux through sphere S1 changes if medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air। देखिए कुछ भी हो सकता है, यहां पे S1 या S2 हो सकता है, कुछ भी, पर मैं ये मान के समझा रहा हूं ये दोनों चीजें। अब देखो क्या कह रहा है, अगर फ्लक्स को यहां पे मीडियम को भरा होता, यहां मीडियम को भरा होता, तो पहली फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ता, देखिए सोचिए। अब देखिए पहली फ्लक्स φ1, अब जब मीडियम यहां से भरा हुआ है तो अंदर तो कुछ भरा ही नहीं हुआ, जो पहला सरफेस है उसके अंदर तो एयर है, हमें तो जिसके अंदर निकालोगे ना उसी सरफेस की बात करो। पहले की बात करें तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड क्या हुआ है, और सरफेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि वहां एयर है। इस बाहर वाले सरफेस को भरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले अभी समझाया कि इस अंदर वाले को भर रहा है तो इस वाली फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए उसकी फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके नहीं भरा गया, और जिसको भरा गया है उसकी फ्लक्स पे फर्क पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और यहां पे फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आप याद रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमसे जुड़ने का फायदा यही है कि हम सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट को कवर करके चलेंगे। एक भी कंसेप्ट आपका ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें आप मात खा जाओ। एक बार पूरे कोर्स को देख लिया तो फिर मेरे पास बात कर लेना, जैसे आप PYQ लगा के देख लेना, एक भी PYQ आपका नहीं अटकेगा, एक भी कोई प्रश्न आपका नहीं अटकेगा, ये बात गारंटेड है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू द चार्ज inside a cube is 0.1 meter r Ex is equal to alpha x। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रखा है, x डायरेक्शन में, दैट इज E
x इज इक्वल टू में अल्फा इंटू एक्स, ये दे रखा है भाई। और साथ में क्या बोल दिया, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब। दो बातें करनी है, फ्लक्स और चार्ज। अब ध्यान से समझे, अभी अभी गॉसिस लॉ लगाया था हमने, दैट इज फाई इज इक्वल टू में E इंटू में N इंटू में ds ओवर ए क्लोज इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। जब आपसे चार्ज पूछा जाए तो फार्मूला लगाएंगे Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ठीक है। यही पूछा जाएगा चार्ज के लिए, तो यही फार्मूला। अगर आपसे फ्लक्स पूछी जाए तो आप दोनों फार्मूले लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, पर कब लगाएंगे याद रखना। अगर उसने चार्ज को एनक्लोज्ड पहले से दे रखा है तो फार्मूला लगेगा फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो फार्मूला लगेगा ये वाला। अब ये देखो डायग्राम, इस डायग्राम में आपको एक क्यूब दे रखा है, पूरा का पूरा क्यूब है। इस क्यूब का एक सरफेस ये रहा जो आपको दिखाई दे रहा, ब्लैक से बना देता हूं। एक सरफेस तो ये रहा जो आपको दिखाई दे रहा, और एक सरफेस यहां पे भी है, ये रहा। एक सरफेस ऊपर भी है, ये बनेगा। एक सरफेस यहां पे भी है, ये डॉटेड लाइन से दिखा रखा है इस तरह से। एक सरफेस पीछे और एक सरफेस आगे, इस प्रकार हो गया। और इस ओरिजिन से दूरी क्या है, 0.1 मीटर। इसने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ये है, और इसी का हमें यूज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये है, और इसी का यूज करना है। अगर इस फार्मूले का यूज करें तो n तो यूनिट वेक्टर है, E को बाहर ले लिया, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या बनेगी, दैट इज फ्लक्स गुणा में E इंटू में एरिया इंटू में कोस थीटा। याद हो तो देख लो, फ्लक्स का फार्मूला करवाया था, दैट इज E a कोस थीटा। फ्लक्स इज E a कोस थीटा करवाया गया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा और इंटू एक्स, एरिया a और साथ में कौन रहा, कोस थीटा, इस प्रकार। और अभी अभी मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस n के बीच एंगल निकालने सिखाए थे, ध्यान से समझो। क्या बताया मैंने, इसी फार्मूले को लगाया, दूसरा फार्मूला नहीं है, ये भी सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड और n इज यूनिट वेक्टर। n कौन है, यूनिट वेक्टर, जो किसकी डायरेक्शन देता है, एरिया की डायरेक्शन देता है। एरिया जो बता गया उसकी डायरेक्शन देता है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और n के बीच जब एंगल पता चलेगा, वही एंगल तो यहां रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस क्यूब के 8 सरफेस है, सॉरी 6 फेस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने रूम के कमरे को देखिए, एक उसकी छत हो गई, एक उसका फर्श हो गया, 2, एक इस साइड वाला हो गया, एक इस साइड वाला हो गया, 4, एक आपके पीछे हो गया और एक आपके इस साइड हो गया। तो कितने हो गए टोटल हो गए हमारे 6 फेस। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस फेस की बात करता हूं, ये वाला फेस। अब इस बात को ध्यान से समझो, क्योंकि जब समझोगे तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। जब आप इस फेस को देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। क्यों होगा, आप कहोगे सर आप तो बड़ी मनमानी करते हो, वो कहीं पे भी कैसे बना सकते हो। मैंने मनमानी नहीं की, इसने कहा कि अलोंग एक्स एक्सिस है, इसने कहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, ठीक है। ये सरफेस कौन सा है, ये बैक वाला सरफेस है, ये वाला देखो, ये वाला, ये और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा। मैं इसका नाम दे देता हूं A B C D, इसको बोला E F G H। ये रहा कौन सा सरफेस है, ये ABCD, ध्यान से देखें ABCD, इस प्रकार से ABCD, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरफ, ठीक है, और ये पूरे अंदर की तरफ है, ये इनवर्ड है, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। पहले ही बताया, कितनी बार बताया, नॉर्मल वेक्टर n हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड टू द सरफेस। आउटवर्ड टू द सरफेस मतलब इसके बाहर की तरफ, जिसके वैल्यू n है। और इसके लिए एंगल कितने का हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए 180 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, 180। कौन सा सरफेस, ABCD सरफेस। अब हम बात करते हैं कौन सा, EFGH। अब इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो x डायरेक्शन में होगा, ये रहा। पर इस सरफेस के, ये सरफेस है बाहर वाला, बाहर वाली जो दीवार है उसकी दीवार की बात कर रहे, बाहर वाली दीवार। इस दीवार का यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ही हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, इसलिए इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। बाकी बचे हुए सारे फेस, सभी का एंगल 90 डिग्री। अब याद रखना एक बात, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसी डायरेक्शन के दोनों फेस में, एक फेस में 180 डिग्री और एक फेस में कितना बनेगा, एक फेस में बनेगा 0 डिग्री। और बाकी जो फेस बच गए, सभी फेसेस के लिए जो हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। कैसे, आप अपने घर की छत देखिए, अब छत के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, पर उस छत का यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा,
इसलिए 90 डिग्री एंगल हो गया। आप अपने घर का फर्श को देखिए, इस फर्श का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगा, पर इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर अंदर की तरफ, फिर से थीटा कितना हो गया 90 डिग्री का। आप जितने भी फेस को देखोगे, इन दो फेस को छोड़ के सभी के लिए जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। आप ध्यान से सुन लो ये बात मैं बता रहा हूं। जिस एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जैसे यहां एक्स एक्सिस की तरफ दे रखा है, तो एक्स एक्सिस का एक फेस ये और एक्स एक्सिस का एक फेस ये, इस फेस पे 180 और इस फेस पे 0 आपको निकालनी सिखा दी। बाकी सभी फेस पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर यही वाई एक्सिस की तरफ देता ऊपर की तरफ, तो एक इस फेस पे 180 और एक इस फेस पे 0, बाकी सभी पे क्या हो जाती 90 डिग्री। जेड एक्सिस की तरफ दे रहा है, तो जेड एक्सिस के दो कंपोनेंट, दो फेस, वहां पे तो एंगल 180 और 0, बाकी सारे 90 डिग्री। याद रख लेना, सीधी बात बता रहा हूं। और मैंने आपको निकालना भी सिखाया, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट रट्टा मारना सिखा रहा हूं, आपको निकालना भी सिखाया किस हिसाब से निकालते हो। तो पहले फ्लक्स φ1 निकालते हैं, किस सरफेस के कारण, ABCD सरफेस के कारण। अब ABCD सरफेस के कारण अल्फा इंटू में एक्स देखिए, ये जो ABCD सरफेस है, ये वाला जो आपको ABCD सरफेस दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी व्हाइट से मार्क किया है, ये इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 0.1 मीटर दूरी पे है। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी 0.1 हो गई। ये सारी बातें आपको याद रखनी है भाई। अब मैं इसको साफ कर देता हूं सभी को, मैंने समझा दिया। केवल दो सरफेस यहां रखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। केवल दो सरफेस यहां रखेंगे हम आपके। एक तो सरफेस ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और चूंकि ये जो सरफेस है A, B, C और D, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ इस तरफ होगा। ठीक है। अब फार्मूले में क्या दे रखा है, अल्फा और एक्स क्या है, दूरी। अब एक्स दूरी कहां से कहां तक की, इस ओरिजिन से लेके जिस फेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ABCD फेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ये ABCD सरफेस कितनी दूरी पे है, 0.1 मीटर दूरी पे है। इसलिए यहां पे कितना लेंगे हम, 0.1 मीटर लिया। गुणा में एंगल 0 है, गुणा में एरिया क्या होगा, उसकी साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा क्यूबॉइड बन रहा है और क्यूब की एक साइड किसकी तरह काम करेगी, स्क्वायर की। तो 0.1 का स्क्वायर यहां हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। और कोस कितना 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा है 500, रख लो, दैट इज φ1 500 गुणा में 0.1 गुणा 0.1 गुणा में 0.1, और कोस 180 की वैल्यू -1। तो कितना होगा 1020, तो 1020 कितना हो जाएगा 0.5। ये भी था ना पॉइंट 0.1 की 5 से करोगे तो 0.5 नेगेटिव साइन के साथ, ये आ गई आपकी फ्लक्स 1। ठीक है, फ्लक्स 1। अब दूसरा सरफेस कौन सा, ये वाला। इस सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, और इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, इसलिए थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। अब इसकी फ्लक्स निकाल दो, दूसरा इसकी फ्लक्स φ2। देखिए यहां बना देता हूं फिर से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की तरफ n, इसलिए एंगल कितना 0 डिग्री। बाकी सभी फेस के लिए मैंने आपको समझा दिया। जैसे ऊपर वाला सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर, इसलिए थीटा कितना 90। बाकी सरफेस के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, इसलिए उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखें एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दो सरफेस एक्स के अलोंग बचेंगे, दो सरफेस अगर वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता, क्योंकि यहां पे तो वाई एक्सिस के अंदर 0 दे रखा है, जेड एक्सिस में 0 दे रखा है, अगर यहां एक्स में तो 0 दे दे और वाई में कुछ दे दे तो वो वाई वाले बच जाएंगे, जेड में दे देगा तो जेड वाले बच जाएंगे। ठीक है, तो φ2 इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखो अल्फा की वैल्यू है 500, अब एक्स, अब ध्यान से समझना जरा, एक्स को ध्यान से समझो जरा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, इस सरफेस की दूरी कितनी 0.1, ये 0.1, ये कितनी होगी टोटल 0.2 होगी। तो इस सरफेस से इस सरफेस की दूरी कितनी होगी, दैट इज 0.2 गुणा में एरिया कितना वही 0.1, क्योंकि स्क्वायर बनेंगे, और कोस कितना हो गया 0 डिग्री के बराबर। कितना बचेगा, दैट इज 500 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में 1, और इस कोस 0 का भी 1, 2 0 यहां से 1 यहां से, तो 1 2 3, तो 500 दूनी 1000, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया 1 प्लस का। तो φ2 फ्लक्स कितनी आ गई 1। अब टोटल फ्लक्स कितनी होगी, टोटल फ्लक्स होगी φ1 प्लस φ2, इतनी तो होगी, दैट इज φ1 प्लस में φ2। φ1 की वैल्यू कितनी थी माइनस का 0.5, φ1 फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस का 0.5 के बराबर थी। अब φ2 प्लस की वैल्यू क्या +1, तो उत्तर कितना आ गया, दैट इज 0.5 आ गया फ्लक्स। अब कोई कह दे चार्ज एंड क्लोज निकाल दो, चार्ज एंड क्लोज, तो फाई किसके बराबर होता है भाई, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है।
तो क्यू और फ्लक्स कितनी आई 0.5 और इसकी मल्टीप्लाई किससे एप्सिलॉन नॉट से, ये आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। बस सीधा सा फार्मूला, ये करना आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, 2018 में, 2008 में, 2009 में, 2019 में, 7-8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। ठीक, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसी को नहीं पता तो दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फ्लक्स जो है इसको लिखते E इंटू ए इंटू कोस थीटा। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। याद रखना भाई, बच्चे कैसे सोचते हैं इसको सोचते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका क्या होता है? यूनिट होती है। एंगल की तो डायमेंशनलेस होता है ना, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, ये क्या हो जाएगी? उसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये सारी बातें नोट कर ले भाई साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को भी। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। एंड इन प्लस एक्स डायरेक्शन फॉर प्लस एक्स एंड यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन द माइनस एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, प्लस एक्स के लिए तो प्लस ई की तरफ है और माइनस एक्स के लिए नेगेटिव की तरफ है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इट इज गिवन दैट E इज 200 आई न्यूटन पर कूलम फॉर R इज ग्रेटर देन 0। जहां R की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसकी वैल्यू होगी 200 आई, और जहां R की वैल्यू लेस देन 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है -200 न्यूटन पर कूलम। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन and its axis along the x-axis so that one face is at axis plus 10 cm and another is at axis minus 10। इसके डायग्राम को समझ लो, ये एक डायग्राम है इसका, ये रहा। ठीक है, ये बीच का मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, ये इस तरफ एक्स एक्सिस है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो बोल रहा है वही बातें लिख रहा हूं जो इसने बोली, जो इस क्वेश्चन ने बोली। आप पढ़ लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो ये सारी बातें आपको दिख जाएंगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 200 न्यूटन पर कूलम और इसी डायरेक्शन में है, बट नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में है, यहां है -200 न्यूटन पर कूलम के बराबर। यानी कि जो पॉजिटिव एक्सिस है उसका पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव एक्सिस का नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगले ने बोला है। और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस दे रखी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है R वो दे रखी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस को प्रोवाइड कर रखा है। अब आगे क्या बोल रहा है? वट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। प्रत्येक से, ईच फ्लैट सरफेस से कितनी आउटवर्ड फ्लक्स होगी। अब देखो, आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए चूंकि इसने क्या दे दिया हमें, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे, दैट इज फाई इज इक्वल टू में E इंटू ए कोस थीटा, ये वाला। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके चार्ज एनक्लोज देता तो मैं कौन सा लगाता? Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। मैं साथ साथ बता रहा हूं कौन सा फार्मूला कब क्यों लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, अगर चार्ज दे रहा है तो चार्ज वाला। अब देखिए, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से दे दिया, और ये जो फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस ऐसे जो दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो इस तरफ होगा, दैट इज n। तो थीटा कितने डिग्री का? दैट इज 0 डिग्री का। अगर थीटा 0 डिग्री का है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 200, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। देखिए, ये इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस सेक्शन की, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर गुणा में कोस कितना? 0 डिग्री। ये पहले सरफेस की फ्लक्स है, इसलिए इसको लिखा φ1, क्योंकि इसके दो सरफेस हैं इसलिए पहले। तो अब इसके पास दो सर्कुलर पार्ट है। अब देखिए, दैट इज 200 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में आर स्क्वायर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और मीटर में बदलेंगे तो बटे में कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर आप 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदले बटे 100 और अगले 5 के लिए बटे 100, और cos 0 की वैल्यू 1।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब कितना रहा यहाँ पे, अब ये 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 50 और 25 दूनी 50, 3.14 को 2 से करोगे तो 1.57 और फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गई। कौन से सरफेस की है? इस सरफेस की है, ठीक है, इस सरफेस की है। अब बात करते हैं इस दूसरे सरफेस का, ये वाला जो सरफेस है ये φ1 फ्लक्स हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? φ2 फ्लक्स की। अब φ2 फ्लक्स की जब आप बात करोगे तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ दे रखा है, ये दे रखा, और इस सरफेस का भी आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इस तरफ होगा, तो इसके लिए भी एंगल कितने का हो गया? 0 डिग्री का हो गया। अब बात को समझिए गहराई से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव नहीं देता, बोल देता कि सारी पॉजिटिव एक्स में है, तो बात समझो, अगर ये बोल देता क्वेश्चन में कि यहां भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी है, तो यहां पे एंगल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एन इस तरफ 180 डिग्री का, और कोस 180 माइनस होता है, वहां फर्क पड़ जाता। बट इसने क्या कहा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां पे इस तरफ, ऐसा खुद ने बोला है। तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होने के कारण फिर से थीटा जीरो वही एरिया वही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स भी वही, दैट इज φ2 इज 1.57। तो प्रत्येक फेस के थ्रू, जो पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक फेस के थ्रू कितनी फ्लक्स निकलेगी? 1.57 दोनों के थ्रू। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर? साइड ऑफ सिलेंडर, ये साइड ऑफ सिलेंडर, अब इसकी बात कर लो। इस साइड ऑफ सिलेंडर की बात करोगे, इससे आगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल बाहर की तरफ, क्योंकि किसी भी सरफेस के आउटवर्ड में यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसलिए एंगल कितने का बन गया? 90 डिग्री का, और एंगल 90 डिग्री का तो कोस 90 0, इसलिए इस केस का उत्तर क्या हो जाएगा? 0, साइड ऑफ सिलेंडर से। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी हो जाएगी? अगले पार्ट में व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स? टोटल फ्लक्स इज φ1 प्लस में φ2, दैट इज 1.57 प्लस में 1.57, दैट इज 3.14, और यूनिट होंगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेट चार्ज? अभी बताया, फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू बटे में एप्सिलॉन नोट, और क्यू निकालोगे तो 3.14 तो है टोटल फ्लक्स, और एप्सिलॉन नोट का कर दो मल्टीप्लाई। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको बता रखी है 8.85 इंटू 10⁻12 के बराबर। तो ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं इनको सभी को नोट कर ले, इसलिए आपके सामने ये सारी प्रस्तुति की जा रही है। नेक्स्ट पार्ट, अगला क्वेश्चन। ए वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, आपको एक वायर दिखाया गया है जिस वायर की लेंथ जो है एल के बराबर है, हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, जिसका लैम्बडा दे रखा है दैट इज के इंटू में एक्स, दैट इज के इंटू में एक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है। वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड ए ऑफ द वायर, दिस वायर इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन होलो सरफेस, गॉसियन होलो सरफेस के द्वारा इस वायर को एनक्लोज कर रखा है भाई, यानी कि जो वायर ए बी है उसको एनक्लोज कर रखा है, और किसके द्वारा एनक्लोज कर रखा है? गॉसियन सरफेस के द्वारा। ऐसे ही नहीं है, वो एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के द्वारा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए आपके पास ये वायर ए बी है, ए से लेके बी तक, और इसकी लेंथ क्या है? एल। इसकी लेंथ क्या है? एल के बराबर, और इस पूरे को कवर कर दिया गॉसियन सरफेस से, ये कर दिया गॉसियन सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस। अगले की कहानी पूरी कर दो, होलो सरफेस के द्वारा, इस प्रकार से। अब एक बात सोचिए जरा, अब आपको फ्लक्स बतानी है, फ्लक्स बतानी है तो फार्मूला होगा दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे ही नहीं रहा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा तो वहां चार्ज से निकालेंगे, और चार्ज का कैसे पता चला है? चार्ज दे रखा है बच्चा पार्टी, लैम्बडा तो दे रखा है ना, और लैम्बडा किसके बराबर होता है? दैट इज चार्ज और बटे में लेंथ dl। हमने यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया इसका, यहां पे छोटा सा टुकड़ा मान लिया यहां पे, और इससे कितनी दूरी पे? x दूरी पे, ए एंड से। देखो इसने कहा है कि दिस वायर इज क्लोज्ड, देखिए चार्ज डेंसिटी लैम्बडा के x, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड ए, x को मेजर, तो इस पूरी लेंथ, देखो मैं दोबारा से बनाता हूं इसको, ध्यान से समझाता हूं आपको। ये पूरा वायर है, ये एंड इसका ए है और ये एंड इसका बी है, और इस पूरे की लेंथ क्या? एल है। हम क्या करते हैं, इससे एक एंड से x दूरी पे कोई टुकड़ा मान लेते हैं, दैट इज x दूरी पे एक टुकड़ा मान लिया जिसको कहा dx, मान लिया। अब इस dx मानने के बाद इस छोटे से टुकड़े का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा?
दैट इज डी क्यू बाय में dx। करवा रखी है बात। क्यों? लैम्बडा जहां दे दिया मतलब चार्ज दे दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले वाला लेक्चर पूरा करवा रखा है, ठीक है। तो चार्ज बटे में क्या हो गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गई। अगर मैं यहां से चार्ज को निकालना चाहता हूं तो मैं इसको करूंगा लैम्बडा इंटू में dx। अगर मैं यहां से चार्ज को निकालना चाहता हूं तो लैम्बडा की वैल्यू रखूंगा जो कितनी दे रखी है, kx इंटू में dx। इसको छोटे x से या बड़े x से कुछ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, q, और k कांस्टेंट है, और x dx का x स्क्वायर बटे में 2, और कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक हो जाएगा। अब यहां से चार्ज को निकाला तो दैट इज k, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बटे में 2, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। ये कौन आ गया, ये चार्ज आ गया। और जिसके पास चार्ज होता है वो फ्लक्स तो तुरंत बता देता है, जिसके पास चार्ज होता है वो फ्लक्स बताएगा। दैट इज चार्ज इज k इंटू एल स्क्वायर बटे में 2 और बटे में कौन, एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी फ्लक्स। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने वो हर टाइप को कवर करने की कोशिश की है जो आपसे पूछी जा सकती है, जो आपको बताई जा सकती है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारी टाइप्स जो है आपको बता सकूं, आपको कवर करवा सकूं। उसके बाद कुछ बातें और इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको कुछ बातें और आपके सामने मिलेंगी, हम उनकी बातें करते हैं। देखिए उनकी बातें हम करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपको कोई दे रखा है क्यूब, ठीक है, क्यूब दे रखा है। क्यूब के कितने फेस होते हैं भाई, 6 फेस होते हैं, ठीक है। आप अब घर में जो रूम में बैठे हो उस रूम की बात कर लो, उस रूम के कितने फेस होते हैं, 6 फेस। अपने रूम को ध्यान से देख लो, रूम के 6 फेस मिलेंगे, एक छत मिलेगा, एक फर्श मिलेगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, 4, एक पीछे और एक आगे। अगर मैं इस क्यूब के, ये आपका जो क्यूब है, ये आपका जो क्यूब है, ध्यान से समझ लेना भाई, ये आपका क्यूब है, इस क्यूब के 6 फेस है। दैट इज 1 2 3 4, बाहर का 5 और अंदर का 6। इस प्रकार अगर मैं इसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दूं क्यू, सेंटर पे कोई चार्ज रख दूं क्यू, तो इसके प्रत्येक फेस से कितनी फ्लक्स निकलेगी, ये बात है। अब पहली बात तो फ्लक्स का फार्मूला क्या लगाओगे, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर क्यों लगाओगे, क्योंकि चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तो करवाया था, तो उसका निकालते। अब इसको समझने के लिए आपको अपने माइंड पे जोर डालना पड़ेगा। ये हो गया चार्ज। अब इस क्यूब के 6 फेस है, अब 6 फेस है तो ये चार्ज भी कितने भागों में डिवाइड होगा, 6 भागों में, क्योंकि जितने फेस उतने ही भाग में डिवाइड होगा, याद रखना ये बात। तो ये प्रत्येक फेस, ईच फेस के बाटे में कितना चार्ज आया, क्यू बाय में 6 चार्ज आया। तो ठीक है, क्यू बाय 6 आया तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस भी कितनी होगी, ईच फेस भी कितनी हो जाएगी, दैट इज क्यू बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, अगर आपके पास क्यूब में 6 फेस है तो प्रत्येक फेस के बाटे कितना आया, क्यू बाय 6, क्योंकि टोटल चार्ज कितना रखा है, क्यू रखा है सेंटर पे, तो प्रत्येक के कितने बाट आया, क्यू बाय में 6 आया। तो प्रत्येक की फ्लक्स भी कितनी होगी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। प्रश्न पूछे गए हैं नीट के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएंगे, बता रहा हूं, ठीक है। और फ्लक्स थ्रू होल सरफेस यानी कि होल क्यूब, पूरे क्यूब की थ्रू कितना, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये आपके घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछा, कहेगा एक क्यूब है, उसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। अगर ईच दिखा मिले तो क्यू बाय 6। क्यों, क्योंकि प्रत्येक फेस में जो है डिवाइड हो जाएगी फ्लक्स, और प्रत्येक सरफेस पे कितनी बाटा आएगी, क्यू बाय में 6 बाटा आएगी, इसलिए क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना होगा, क्यू बाय। अगर पूरे सरफेस की बात करोगे तो 6 फेस की मिला दो, एक फेस की क्यू बाय 6 है तो 6 की कितनी, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, मिलकर इतनी हो जाएगी। याद रखना। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या, अगर मैं इसके एक कॉर्नर पे रख दूं, यहां पे इस कॉर्नर पे रख दिया, याद रखना। अब आप अपने घर के कॉर्नर की बात करोगे तो ये कॉर्नर जो है कितने भागों में आया हुआ है, ये कॉर्नर 8 जो कमरों में यूज हो सकता है। आपके घर के रूम का एक कॉर्नर 8 में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। कैसे, देखो, एक तो इसके पास में इधर भी एक कमरा हो सकता है, एक कमरा इधर हो सकता है। अब मैं दिखाता हूं बना के, जैसे कि ये आपका एक कमरा है और ये आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ध्यान से देख लेना, ये कॉर्नर है। तो एक कमरा ये होगा, एक कमरा होगा, एक कमरा ये होगा, एक कमरा ये होगा, तो 4 हो गए। अब 4 इसके ऊपर भी बनेंगे, 4 इसके ऊपर भी बनेंगे, तो टोटल कितने, 8। ये जो एक कॉर्नर है इसके ऊपर जो बनेगी लेयर, इसके जो ऊपर लेयर बनेगी, इसके ऊपर एक कमरा ये बन गया, एक कमरा ये बन गया, एक कमरा और ये बन गया, एक रूम एक और ये बन गया, तो टोटल रूम कितने हो गए, 8। तो ये एक कॉर्नर कितने रूम में डिवाइड हो रहा है, 8 रूम में डिवाइड हो रहा है। कितने रूम में,
8 रूम में डिवाइड हो रहा है। याद रखना भाई ये बात, कॉर्नर पे जो रखा हुआ चार्ज है वो 8 जो है क्यूब्स के अंदर, 8 क्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है। इसलिए एक क्यूब के बाटा कितना चार्ज आया, Q बटे में 8। याद रखना भाई, जब कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा हो और तब आपसे फ्लक्स पूछ ले पूरे उसके थ्रू, तो बता देना दैट इज Q डिवाइडेड बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये बात, इस बात को याद रखना कि एक क्यूब के कॉर्नर पे जो रखा हुआ है वो 8 भागों में डिवाइड होता है, क्योंकि एक रूम ये इसके कॉर्नर पे रखा हुआ था, तो इसके साइड वाला रूम जो आपके साइड वाला रूम है, एक उसके पीछे रूम और एक उसके उस कॉर्नर पे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 और 4 फिर इसके ऊपर बनेंगे। तो ये 8 भागों में ये कॉर्नर डिवाइड हो रहा है, इसलिए कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज 8 भागों में डिवाइड होता है। तो एक क्यूब को कितना बाटा आया, Q बटे में 8। तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी जब कॉर्नर पे रखा है, तो Q बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट थ्रू होल सरफेस, पूरे क्यूब के थ्रू है ये, पूरे क्यूब के थ्रू। अब अगर कोई कह दे कि देखो अब क्या होगा, इस कॉर्नर से 3 फेस मिले हुए हैं, एक फेस ये मिला हुआ, एक फेस ये मिला हुआ और एक इसके पीछे का फेस। आप अपने घर के एक कॉर्नर को देखिए ध्यान से, रूम में बैठे हो, उस कॉर्नर के एक कॉर्नर से 3 फेस जुड़े हुए होंगे। कौन से, एक तो मान लिया जाए आप इस ऊपर वाले, यहां पे मान लिया जाए यहां पे एक कॉर्नर होता, ये कॉर्नर होता, ये कॉर्नर बना दिया। इस कॉर्नर को ध्यान से देखो, इसके क्या होगा, जब इस कॉर्नर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इससे एक तो ये फेस जुड़ा हुआ है और एक ये वाली दीवार, 2 दीवार, और एक ये बोर्ड वाली दीवार, 3 दीवार नहीं जुड़ी हुई। टोटल दीवार कितनी, 6। तो 3 तो इस तरफ और 3 इसके सामने है, ऐसे ही तो है। मैं क्या बता रहा हूं फिर से ध्यान से समझे। जैसे कि आपका ये पूरा का एक फेस बना लिया, एक कॉर्नर बना लिया, ये कोना, एक कॉर्नर ये रहा। अब एक दीवार तो इसके ऐसे भी है, ठीक है, एक दीवार ऐसे भी बनी हुई है और एक इसकी छत बनी हुई है ऐसे। देखो एक दीवार तो यहां इसके साइड में और एक इसकी छत यहां पे ऐसे, ठीक है। तो कितने में डिवाइड है, एक तो ये छत हो गई, एक ये खुद हो गया, और एक यहां पे जो बनी हुई इसके साइड में दीवार है ये वाली, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार और एक छत वाली दीवार। ये इस कोने से 3 अटैच है। मैं फिर से समझा रहा हूं, एक तो ये जो इसके साइड से दीवार गई है ये वाली, और एक इसके ये खुद दीवार होगी, और एक इसके छत वाली दीवार इस कोने से अटैच है। जितनी भी दीवारें इस कोने से अटैच है, कितनी दीवारें, 3 इस कॉर्नर से अटैच, तीनों के तीनों थ्रू फ्लक्स कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। याद रखना भाई, क्यों 0, क्योंकि यहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ एरिया के बीच, एरिया वेक्टर। इसलिए जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा है उस कॉर्नर से जो 3 फेस कनेक्ट हैं, वो तीनों फेस के थ्रू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं फिर से, जैसे कि ये आपका रूम है और ये आपका कॉर्नर है, ऐसे ये आपके कॉर्नर है, जो ये मेरा हाथ है ये आपका कॉर्नर है। तो एक दीवार तो ये कनेक्ट है इस कॉर्नर से, एक दीवार ये कनेक्ट है, और एक तीसरी दीवार कौन सी कनेक्ट है, तीसरी दीवार इसके ऊपर वाली कनेक्ट है, ये इसकी छत हो गई। जो देखो 3 दीवार ऐसे, एक ये दीवार, एक ये दीवार और एक ये दीवार, तीनों दीवार ऐसे कनेक्ट है इससे, आप देख सकते हो इस प्रकार। तो इन तीनों दीवारों के थ्रू जो फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब बचे किस दीवार के, जो इसके सामने की 3 दीवार बची हैं उनके थ्रू फ्लक्स बची है, और उनके थ्रू फ्लक्स कितनी है टोटल, उनके थ्रू फ्लक्स है Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। जो ये आपका Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आया है, ये जो फ्लक्स आई है Q बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट, ये केवल अपोजिट 3 फेस की है, अपोजिट 3 फेस की है। तो जो कॉर्नर अटैच टू, या फिर इसको ऐसे लिखो, इसको लिख देता हूं मैं यहां पे, द फेस अटैच टू द कॉर्नर, उनकी जो फ्लक्स है वो कितनी है, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है। जो बची हुई बच गई उनके थ्रू कितनी है, Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखो, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, प्रत्येक फेस के थ्रू। तो हम क्या कहेंगे, वो ये कहे कि जो कॉर्नर से अटैच है उनकी तो 0, अब बच गए कितने, 3 फेस। अब 3 फेस में से सभी की मिला के Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक को कितनी बाटा आई होगी, एक को आई होगी Q बटे में 24 एप्सिलॉन नॉट बाटा आई होगी, ठीक है। रिमेनिंग 3 फेस, ये कौन सी है, रिमेनिंग है, जो कॉर्नर से अटैच नहीं है, जो कॉर्नर से अटैच नहीं है उन फेस से। अब जो 3 कॉर्नर से अटैच है उनकी फ्लक्स 0, जो अपोजिट के 3 बच गए उनके थ्रू टोटल कितनी है, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। जब Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है तो प्रत्येक के थ्रू कितनी होगी, Q बटे 24। अब फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं इसका। अगर कॉर्नर पे अटैच है कोई चार्ज तो वो 8 भागों में डिवाइड है, इसलिए आप डायरेक्ट कह दो कि एक क्यूब के
Q/8 पार्ट भाग बांटा गया। तो कोई कहता है कि पूरे फेस के थ्रू बता दो कितनी है, पूरे के पूरे क्यूब के थ्रू, तो सीधा आंसर दे दो Q/8 एप्सिलॉन। अब वो आपसे चापलूसी करे, कहे कि एक चार्ज कॉर्नर पे है और जो 3 फेस कॉर्नर से अटैच हैं उनके थ्रू फ्लक्स कितनी, तो जी कह दो उनके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर कहेगा जो उस कॉर्नर से अटैच नहीं है उसके अपोजिट फेस है उनके प्रत्येक फेस पे फ्लक्स कितनी, Q/24 एप्सिलॉन। या फिर कह दो उन तीनों के थ्रू फ्लक्स कितनी, Q/8 एप्सिलॉन, क्योंकि एक के थ्रू Q/24, दूसरे के थ्रू, तीसरे के थ्रू भी, तीनों को मिलाओगे तो उतना ही आएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये कोण दे दिया जाए, ये कोण दे दिया, इस कोण के यहां पे मुख पे कितना रख दिया जाए, कोई क्यू चार्ज, फ्लक्स पूछ ले, तो इसके ऊपर एक आभासी कोण बना दो अपनी तरफ से, तो ये पूरा हो गया सर्किट, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम होगा, पूरा डायग्राम हो गया। तो पूरा डायग्राम का मतलब क्या, इस चार्ज का आधा भाग ऊपर है और आधा भाग क्या है, नीचे है, तो इस कोण के थ्रू कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन। सिमेट्री बनानी, मान लिया जाए आपको हेमिस्फीयर दे दिया जाए, ये दे दिया हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के यहां पे चार्ज रख दिया, अगर ये कंप्लीट होता तो इसके पास चार्ज क्यों होता, बट ये तो आधा है, तो आधा इसमें डिवाइड, इसलिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। जो भी आकृति दिखाई दे, अगर वो आकृति कंप्लीट तो है तो उसको बोल दो Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर वो आकृति आधी है तो चार्ज भी आधा, जैसे ये आकृति आधी थी तो चार्ज भी आधा, ये आकृति आधी थी तो चार्ज भी आधा, तो उसको आधा कर दो, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा आता है सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहेंगे एनसीईआरटी कॉर्नर। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉर्नर जो आपके काम आएगा और आपको जो है पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी बन सकते हैं। मैंने पहले ही वादा किया था कि एनसीईआरटी को एक एक अक्षर को आपके लिए लेके आऊंगा, पूरे ज्ञान को इकट्ठा करके आपके साथ जो शेयर करूंगा। गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज। पहला पॉइंट, गॉसेस लॉ प्रत्येक सरफेस पे लागू होता है, चाहे उसकी शेप और साइज कैसी भी हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो या फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्फीयर हो, सिमेट्रिकल हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए गॉसेस लॉ लागू होता है। दूसरा इसी के अंदर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर भी नॉट डिपेंड, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। उस सरफेस के अंदर कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तीसरा, चार्ज की लोकेशन इनसाइड, चार्ज की जो लोकेशन होती है इनसाइड, ये भी नॉट डिपेंड, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। इसको समझाने का तरीका समझिए, देखिए मान लिया जाए आपके पास एक सरफेस है, ये सरफेस रहा, इस सरफेस पे चार्ज को चाहे यहां रख दो, चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, जरूरी नहीं सेंटर में रखना है, कहीं पे रख दो, कोई डिपेंडेंसी नहीं। और क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बता दूं, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहीं पे रखा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गॉसेस लॉ को। यह बात मैं समझाना चाहता हूं, चाहे आप इसको यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस प्रकार याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, in situation when surface is so chosen that there is some charge inside and some charge outside, electric field is due to both inside and outside but flux is due to only closed surface। अब इसकी बात समझिए, मान लिया जाए आपके पास ये कोई सरफेस है क्लोज्ड, इसके अंदर चार्ज है Q और बाहर भी चार्ज है, ये अंदर चार्ज Q1 है, बाहर चार्ज है Q2, ठीक है। जो इसका फ्लक्स बनेगा वो केवल Q1 बाय में एप्सिलॉन नॉट होगा, Q2 का कोई फ्लक्स में पार्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको कोई ऐसा सरफेस दिखाई दे रहा है, उसके कुछ अंदर चार्ज है, कुछ बाहर चार्ज है, तो जो फ्लक्स होगी केवल अंदर वाले चार्ज के कारण होगी, बाहर वाले चार्ज के कारण नहीं होगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण है, बाहर वाले के कारण भी और अंदर वाले के कारण भी। याद रखना भाई, ये पॉइंट पूछा गया पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने एनसीईआरटी के उठाए हैं और ये इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्लक्स तो केवल इनक्लोज्ड के कारण होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण होता है। गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉर डिस्क्रीट चार्ज। और आज मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया था, जब आपको एक सीट दिखाई थी पूरी जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था जो कंटिन्यूअस था, एक लाइन चार्ज दिखाई थी जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक स्फीयर दिखा दिया था, सेल दिखा दिया था जिसके ऊपर पूरे सरफेस के ऊपर लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। इसलिए मैंने कहा था वहां पे गॉसेस लॉ केवल किस पे काम करता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, नॉट फॉर डिस्क्रीट चार्ज। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेल डेफिनेशन नहीं होता डिस्क्रीट चार्ज के लिए। इसलिए
और बट इसके विपरीत कूलाम्स लॉ को याद करो, सुपरपोजिशन को याद करो, वो सब के लिए काम करते हैं साहब। कंटिन्यूअस के लिए भी, डिसकंटिन्यूअस के लिए भी, पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस, पार्ट ऑफ डिस्क्रीट, सब के लिए काम करते हैं, बट ये केवल कंटिन्यूअस चार्ज के लिए काम करता है, याद रखना। एनी वॉयलेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज वॉयलेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अगर आपका कोई भी वॉयलेशन गॉसेस लॉ से होता है तो समझ जाना कि वो किसका वॉयलेशन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। तो ये सारे पॉइंट वो थे जो आपसे डिस्कस करने थे। एनसीईआरटी का कॉर्नर मैंने कहा था, वादा किया था कि एनसीईआरटी को साथ लेके चलूंगा, एमसीक्यू को लूंगा, सब कुछ। अब आप रह गए, आपका काम पूरे लेक्चर को देखिए, सीरीज वाइज देखिए, तभी आएगा, कोई जादू नहीं होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।